Good morning, students. I am Dr. Praveen Khosle. I am MSc in Botany, first class in 1999. I have been awarded JRF by CSIR in December 2002 in Life Sciences. I have also done PhD in Botany. I am working as an assistant professor in Government PG College. I have at least 20 years of teaching experience. का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप भारत सरकार की CSIR और UGC, CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड UGC मतलब होता है यूनियन ग्रांट कमीशन। ये दोनों मिलकर एक एग्ज़ाम लेते हैं जो कि आजकल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ली जाती है। सामान्यतः ये एग्ज़ाम जून और दिसंबर में दूसरे या तीसरे इतवार को ली जाती है। इसके लिए नोटिफिकेशन निश्चित है, कुछ समय पहले ही आता है, यानी करीब करीब 1 से 1.5 माह पहले इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। आप इसकी साइट csirnet.nta.nic.in पर जाके ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखते रहना पड़ेगा कि ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, और संबंधित पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके देख सकते हैं आप कि किस तरह से एग्ज़ाम होगी। सामान्यतः यहाँ पर ज्वाइंट CSIR UGC नेट में केवल साइंस विषय लिए जाते हैं, जिसमें कि फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स साइंस और अर्थ साइंस। ये 5 विषय ही इसमें में एग्ज़ाम होती है, और आपको JRF और लेक्चरशिप का अवार्ड दिया जाता है। यदि आपको JRF अवार्ड हो जाता है तो इसकी संबंधित जो वैलिडिटी पहले थी वो 1 साल थी, अब शायद 3 साल कर दी गई है। उससे उसकी वैलिडिटी को आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी वैलिडिटी है। और यदि आपको JRF अवार्ड हो जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि आप भारत की किसी भी CSIR की लैब या UGC यानी यूनिवर्सिटी की लैब में आप PhD वर्क कर सकते हैं, जिसके के लिए सरकार आपको स्टाइफंड भी देती है। स्टाइफंड की दर जो है, जब मैंने इसे क्लियर किया था तो करीब ये 8,000 थी, लेकिन ये आज के समय में 25 या 28,000 हो गई है, जो आपको 3 सालों तक मिलती है। आपको इन 3 सालों में जिस रिसर्च लैब में आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर रहते हुए अपना रिसर्च वर्क करते हुए PhD का रजिस्ट्रेशन करवाते हुए आपको अपनी PhD करनी है। और यदि आपका 3 साल का काम ठीक ठाक रहा यदि, तो वह उसको आगे आपको SRF करने मिल जाता है, जिसकी अवधि सामान्यतः 2 साल होती है। और यदि आपका SRF का काम अच्छा होता है तो आपको रिसर्च एसोसिएट्स के रूप में उसी लैब में आगे कंटिन्यू काम मिलता है। आप PhD वर्क करके डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और जो JRF अवार्डेड है वह लेक्चरशिप की पात्रता उसे साथ में अपने आप मिल जाती है, क्योंकि JRF जो है वो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं। लगभग 15% स्टूडेंट्स को JRF अवार्ड किया जाता है, और भारत सरकार के द्वारा उन्हें स्टाइफंड मिलता है। यदि वो CSIR से अवार्डेड होंगे तो उन्हें CSIR की लैब में काम मिलेगा, और यदि वो UGC की तरफ से अवार्डेड हैं JRF तो उन्हें UGC यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके रिसर्च करने को मिलेगा। तो आपकी जितनी अच्छी मार्किंग होगी उसके हिसाब से आपको JRF या लेक्चरशिप अवार्ड होगी। आप लगातार अपना रिसर्च वर्क करते हुए PhD के काम करते हुए उसकी थीसिस जमा करके आप PhD अवार्ड हो जाएगी आप।
लेकिन इसको निकालने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत लगेगी, जिसके लिए कि हम आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको पता लगेगा कैसे इस पर हम कैसी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे चुका हूँ कि मैंने दिसंबर 2002, आज से करीब 20 साल पहले मैंने CSIR के थ्रू JRF लिया था, लेकिन अवेल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे संबंधित की जानकारी ठीक से नहीं थी, संबंधित चीज़ों की। तो मैंने तो इसे अवेल नहीं कर पाया, लेकिन उसके कारण आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पात्रता होने के कारण मैंने सिलेक्शन लेके आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आप लोग को भी JRF के लिए भरना चाहिए, और इसकी एक एज लिमिट होती है कि जो 28 या 30 साल जो भी नोटिफिकेशन में रहेगा उसको आप देख सकते हैं कि आपको JRF केवल उन्हीं ईयर वाले एस्पायरेंट्स को मिल पाएगा। लेकिन जो लेक्चरशिप है आप कभी भी भर सकते हैं, और लेक्चरशिप की पात्रता आपको लाइफ टाइम रहती है। JRF की वैलिडिटी निश्चित पीरियड की होती है, जैसा कि नोटिफिकेशन भी दिया रहता है। तो आप उस अवधि के अंदर ही किसी न किसी लैब में जाके ज्वाइन करें और आपको JRF अवेल हो जाएगा, और जिसके कारण फेलोशिप यानी आपको स्टाइफंड के रूप में फेलोशिप मिलती रहेगी। तो ये आपको कैसे करना है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि JRF कैसे लें या लेक्चरशिप कैसे लें। जो बच्चा अच्छे से मार्क नहीं ला पाता है, जो मेरिट में नीचे रह जाता है, उसको लेक्चरशिप मिलती है। लेक्चरशिप का अर्थ है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप प्रोफेसर बनने की पात्रता आपको हो जाती है। और एक और अच्छी बात यह है कि यदि लेक्चरशिप की भी पात्रता आपको मिली है, तो जहाँ कहीं भी विज्ञापन निकला हुआ हो कि जहाँ पर आप फेलोशिप ले सकते हैं जाके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि JRF वाला कोई बंदा वहाँ नहीं आता है, कोई एक्सपायरेंट नहीं आता है JRF क्लियर करने वाला, तो लेक्चरशिप जिसको मिली है वो भी JRF मिल जाती है उसको। तो यूनिवर्सिटीज़ में आता है विज्ञापन या किसी लैब्स में आता है, तो आप वहाँ जाके JRF अवेल कर सकते हैं। और फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारा PhD का रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे होगा, और हम कैसे किस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आपकी ज़्यादा इच्छा होती है, जिस विषय पे आपकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है, या जो जिस पे आप करना चाहते हैं उस विषय पर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि बॉटनी में ही काफ़ी विषय हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, और कुछ इकोलॉजी है। हर किसी में आप जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो उसी की लैब में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि कैसे इसको ज्वाइन करते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा आगे ज्वाइन अवेल करने के लिए JRF को। तो JRF का जो नोटिफिकेशन है आपको CSIR.net.nta.nic.in भारत सरकार की साइट है ये, और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यहीं पर जाके आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी कि एग्ज़ाम कैसी होती है, कहाँ होती, कब होती है, और कैसी मार्किंग होती है, क्या स्कोरिंग होती है, क्या कट ऑफ मार्क होंगे, सब चीज़ के बारे में जानकारी आपको इसी साइट पर मिलेगी। पूर्ववर्ती पेपर्स जो हो चुके हैं वो भी आपको यहीं डाउनलोड करने मिल सकते हैं, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहीं डाउनलोड होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। तो जैसा कि बताया कि जून और दिसंबर में एग्ज़ाम होती है, 1.5 से 2 माह पहले इसका नोटिफिकेशन आता है। आप बाकायदा उसको देख लें, नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल या मई में कब आ रहा है, जैसा भी हो उसको देखकर आप इसको फॉर्म भर लें और तैयारी करते रहें लगातार, क्योंकि तैयारी करते रहना पड़ेगा आपको, और लगातार तैयारी के बाद ही आप सक्सेस हो पाएंगे। इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि ये जो अभी तक के हमने देखा कि नेट या JRF जो नेशनल स्तर पर ज्वाइंट CSIR UGC के द्वारा ली जाती है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी
एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, जिसका कंडक्शन जैसे कि स्टेट की या तो पीएससी के द्वारा या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा संपन्न कराई जाती है। तो मध्य प्रदेश के केस में देखें तो वो एमपीपीएससी के द्वारा कराई जाती है। ये जो पिछली बार सेट एग्ज़ाम हुई थी एमपीपीएससी के थ्रू, वो हुई थी 2018 में। तब उस सेट में एग्ज़ाम में जो था वो बहुत सारी विषयों का समायोजन किया गया था। जो पैटर्न सीएसआईआर या नेशनल स्तर का था उसी तरीके के उसने पेपर रखे थे। लेकिन इसके जो पहले 2018 के पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस तरह का पैटर्न नहीं था। उस समय जूलॉजी, बॉटनी अलग अलग विषयों पर सेट एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी। अब बाद में उन्होंने जैसे एमपी के अपन बात करें परिप्रेक्ष्य में, तो लाइफ साइंसेस आ गया है जिस तरह से सीएसआईआर का सिलेबस है उस तरह से। तो आप एमपीपीएससी की साइट के सिलेबस में जाके आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के अंतर्गत बहुत सारे विषय जो हैं उनके सिलेबस आप इकट्ठा देख सकते हैं वहाँ पर डाउनलोड करके अपने विषय का संबंधित। और जब इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलेगा, इट इज़ नॉट रेगुलर, ये रेगुलर जिस तरह से सीएसआईआर, यूजीसी, नेट का रेगुलर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उस तरह से यहाँ नहीं होता, बल्कि यहाँ होता है कि जब जिस साल नोटिफिकेशन जारी होगा उसी साल केवल नेट सेट होता है। और सेट में आपको जेआरएफ की पात्रता नहीं मिलती, केवल आपको स्टेट लेवल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ आपको एज ए टीचर, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपको पात्रता मिलती है। तो जब भी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी स्टेट लेवल पर, तो वहाँ पर नेट की पात्रता तो नेशनल लेवल होने के कारण मिल जाएगी, लेकिन स्टेट की पात्रता केवल उसी स्टेट में एप्लीकेबल होगी जहाँ पर कि आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं। इट मीन्स यदि एमपी में पास किए हैं तो एमपी के इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में आपको पात्रता मिलेगी, बाहर के स्टेट्स में उससे पात्रता नहीं मिलेगी। आपको नेशनल लेवल पे पात्रता लेने के बाद आपको किसी स्टेट की पात्रता लेने की ज़रूरत नहीं। आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम क्लियर कर लेने पर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेने पर केवल उसी स्टेट में पात्र होते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि आप एक मापदंड है जिसके आधार पर आप उस एग्ज़ाम को पात्रता पाते हैं। और ये पात्रता जब मिल जाती है तो आपको लाइफ टाइम के लिए पात्रता होती है कि जब भी एग्ज़ाम निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की संबंधित राज्य में, तो आप उसके राज्य के अंतर्गत जितने इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप पात्रता रखेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसी प्लानिंग है, सिलेबस क्या है। सिलेबस तो लगभग सीएसआईआर का और स्टेट लेवल का लगभग एक सा होता है। चीज़ें वही होती है, कंटेंट वही होते हैं, पढ़ाई आपकी स्तर ही होनी चाहिए जिससे आप उसको देकर क्लियर कर सकते हैं।